So today's topic is Keswaran Bharti versus State of Kerala 1973. This case is a landmark judgment of the Supreme Court of India which established the doctrine of basic structure of the constitution. In this judgment, Supreme Court established that Parliament can amend the constitution including part 3, which is nothing but the fundamental rights, but it cannot change the basic structure of the constitution. Before this judgment, there were few more judgments wherein the Supreme Court held that Parliament cannot change the part 3 of the constitution. So the first judgment was the Sankri Prasad versus Union of India 1951. In this case, the issue was validity of the first constitutional amendment. The first constitutional amendment was done in 1951, in which the right to property was curtailed. Earlier, right to property was the fundamental right. It means the person, every citizen of the country, they should have the fundamental right to acquire a property. If this right is not given, if they are not exercise this right due to their poverty, then the state would support them to exercise this right by way of compensation or by way of support. So the first constitutional amendment 1951, which curtailed the fundamental right, mainly right to property, it was held that Parliament's power to amend the Constitution under Article 368 includes fundamental rights. इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है और अमेंडिंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है इट इज गिवन इन आर्टिकल 368 बिकॉज जो आर्टिकल 13(2) है उसमें एक शब्द है लॉ एनी लॉ विच इज एब्रोगेटिंग द फंडामेंटल राइट्स इज इनवैलिड तो इस क्लॉज को इंटरप्रेट करते हुए एज इट इज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स क्यों क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है तो इट डज नॉट बिकम अ लॉ इट इज नॉट अ लॉ अगर कोई कानून बनाया जा रहा है और वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर रहा है तो वो इनवैलिड है बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज समथिंग विच गवर्न्स ऑल द लॉ जो लॉ को गवर्न्स करती है वो लॉ कैसे हो सकती है इसलिए शंकर प्रसाद वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया में यही बोला कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई लॉ बना रहे हैं इसका मतलब है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा है और जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा तो इसमें इट कैन आल्सो टेक अवे दी फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट केस लॉ आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में ऑलमोस्ट 14 साल के बाद इसमें क्या था 17th अमेंडमेंट जो किया था 1964 में इसमें बोला गया कि जो शंकर प्रसाद के केस में जो तय हुआ था दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स तो शंकर प्रसाद को इसने क्या किया सेकंड किया कि जो शंकर प्रसाद की जजमेंट थी इट वाज अपहेल्ड इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इन 1965 लेकिन एक डिसेंटिंग ओपिनियन था जस्टिस हिदायतुल्ला एंड जस्टिस मुधोलकर तो ये तो दो जस्टिस ने क्या बोला था कि उन्होंने बोला कि अगर फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय किया जाए या चेंज किया जाए तो इट विल डिस्ट्रॉय द एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत टच किया गया था सिग्निफिकेंस इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ बेसिक फीचर सो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उनको कोर्ट ने एक ही रेशियो डिसीडेंटी के अंदर डिसाइड किया था बट डिसेंटिंग ओपिनियन जो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान थी इट वाज यूटिलाइज इन दिस केशवरन भारती केस थर्ड केस वाज थर्ड केस था आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब the issue was whether parliament can amend the fundamental rights or not again this issue came up
यहाँ पे 11 जजेस की जजमेंट थी, जिसमें बाय majority 6-5, बहुत नैरो जजमेंट है, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो क्या हुआ, आईसी गोलकनाथ में ये शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का जो केस की जो बैंडिंग प्रेसिडेंट्स थी, इट वाज ओवर रूल्ड, बिकॉज शंकरी प्रसाद और ये अपना जो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अगर आप सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को देखेंगे, इट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइजिंग ऑफ 5 जस्टिसेस। बट आईसी गोलकनाथ, अब इसको अगर ओवर रूल करना है तो 5 के ऊपर की बेंच होना चाहिए। तो आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 11 जजेस की बेंच थी, एंड बाय अ majority 6-5, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाज ओवर रूल्ड। When this was overruled, तो IC Golaknath versus State of Punjab में it was held that Parliament cannot amend the fundamental rights, भाई नहीं कर सकती। So जो minority opinion था in सज्जन सिंह versus State of Rajasthan, it was somehow considered one that fundamental rights form an essential feature that cannot be destroyed. So Supreme Court के इतिहास में क्या होता है कि whenever sometimes at a particular time the minority opinion may not have that weight, but it may have a certain weight which can overrule the majority opinion in future. So this has happened in IC Golaknath versus State of Punjab. Then fourth case was which is discussed into this Keswanan Bharti's RC Cooper versus Union of India. This is bank nationalization case. 1917 में जो क्या हुआ था कि बैंकिंग को एक नेशनलाइजेशन किया गया था, सभी बैंकिंग को। तो इसको बेसिकली क्या हुआ था, इस नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी थी, इट वाज चैलेंज्ड कि वेदर इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और नॉट. So the constitutionality of nationalization of banks and validity of banking companies acquisition and transfer of undertaking act 1969, it was challenged. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, इस एक इफेक्ट टेस्ट, एक मेथड बेसिकली इट वाज अडॉप्टेड कि if an amendment is done, then what is the effect on the constitution and what is the effect on the people of India. So the law's impact on rights matters more than its objects. किसी के अधिकार कैसे प्रभावित हो रहे हैं, इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि को वो जो लॉ है जो बनाया गया है, दैट इज वैलिड और नॉट, ना कि इससे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो सिग्निफिकेंस था इस केस का, स्ट्रेंथन फंडामेंटल राइट्स एंड द लिमिटेड आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन. अगेन जो आईसी गोलकनाथ में बोला गया वही इसके अंदर बोला गया 1970 में कि भाई पार्लियामेंट दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, नो प्रॉब्लम, दे कैन मेक एनी लॉ, बट this amendment power to the parliament is not unlimited. State should prevent itself from exercising this power arbitrary in nature. Then case number 5, Maharaja Dhiraj Madhara Scindia versus Union of India. This case is commonly known as the Privy Purchase case. प्रीवी पर्सिस केस में क्या होता था कि जब जो प्रिंसली स्टेट्स थे, दे वर इंटीग्रेटेड टू द यूनियन ऑफ इंडिया. अब किसी की जब राजशाही जाती है तो दुख तो होगा, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगी. तो उसमें क्या पार्लियामेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग फ्रेम्ड. आर्टिकल 291 and 362 they were added, and as per these articles, basically a certain amount was supposed to be given to these princely states. Actually, once they once they merge their state with the Union of India, or that payment is to be made annually based on the size and the revenue which they used to earn. तो इन 1970 में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर आया. प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर ने क्या बोला कि प्रीवी परचेज जो अरेंजमेंट है, इट शुड बी अबॉलिश्ड. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, इट कैन नॉट बी अबॉलिश जस्ट बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. इट
constitutional amendment has to undergo its procedure, which is written in constitution itself. So the relevance of the judgment was the constitutional guarantee, which was constitutional guarantees cannot be withdrawn arbitrarily, highlight the rule of law and judicial review. तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट इस केस में निकल कर आया, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट इस केस में निकल कर आया. सो दे बिकम द फंडामेंटल, सो दे बिकेम द बेसिक constituent of the constitution. It means rule of law and judicial review, they cannot be abrogated, they cannot be infringed with by constitutional amendment. Next case which is discussed into this judgment is State of West Bengal versus Union of India. In this case, the issue was whether Parliament can acquire state owned property without the state's consent. अब स्टेट ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है अपनी जुरिडिक्शन में, क्या पार्लियामेंट उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट? कंसेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट यूनियन हैज लिमिटेड पावर ओवर द स्टेट. ऐसा नहीं अनलिमिटेड पावर है. इंडिया इज नॉट अ यूनिटरी स्टेट नहीं है, इट्स अ फेडरल स्टेट. और जो फेडरलिज्म है, इट कैन नॉट बी टेकन अवे. सो इट बिकेम द बेसिक स्ट्रक्चर. सो दो चीज है, रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू इज सपोर्टेड बाय Madaras India versus Union of India 1970, and federalism and basic federalism, it was supported in State of West Bengal versus Union of India. नेक्स्ट, अब जब गोलननाथ की जजमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स. अब भाई इट वाज अ डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट. अब पार्लियामेंट ने क्या किया टू ओवरकम द जजमेंट ऑफ द गोलकनाथ, फटाफट से तीन अमेंडमेंट लेकर आए. पहला अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट. और केशवानंद भारती का जो केस है इन्हीं तीन अमेंडमेंट्स के आसपास रिवॉल्व करता है. सो 24th अमेंडमेंट वाज कि पार्लियामेंट के पास अनफेटर्ड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आ गई. 24th अमेंडमेंट किया उन्होंने, आर्टिकल 368 को ही चेंज कर दिया कि भाई पार्लियामेंट जो है किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकती है, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के. नाउ दैट वाज चैलेंज, दैट वाज डिस्कस इनटू दिस जजमेंट. सेकंड, इट 24th अमेंडमेंट में क्या था, इट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल. Whenever there is a constitutional amendment, in that case the president of India, it will have no option but to give its consent. Then in that way the basically president was bound to give the consent, so there was no meaning of the president's advice whether there should be any amendment or not. If the parliament has given any bill to the president, then it has to provide its consent. और आर्टिकल 368 में क्या बोला कि जो 13(2) है, which prohibits law violating the fundamental rights does not apply to constitutional amendment. Whenever there is any constitution amendment, तो आर्टिकल 13(2) will not play any role. तो 24th basically it gave the unfettered power to the parliament to amend the constitution. Whenever there is a constitutional amendment, president has to give its assent, there is no other option. And the third is article 13(2) will not have any effect on the constitutional amending power of the parliament. सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को, इस अमेंडमेंट को, नॉट द जजमेंट, दे हेल्ड इट वैलिड.
ठीक है भैया, कर दो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अमेंडमेंट पावर इट इज नॉट अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पावर नहीं है आपके पास। सो यू कैन नॉट ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे, मादरस इंडिया में क्या बोला गया था, जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई थी। यस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया था, फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। एंड थर्ड वाज रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू इन मादरस इंडिया एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 का केस था। इसमें ये बोला गया था फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द constitution. So you cannot alter or destroy the basic structure. So the result was the 24th Amendment stood valid, but the Parliament's power to amend was subject to the basic structure doctrine. 25th Constitutional Amendment आया 1975 में। As per this amendment, जो आर्टिकल 31(2)(c है, आर्टिकल 31(2)(c है, इसमें एक शब्द था कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब वेन एवर अ स्टेट इज एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्राइवेट पर्सन, इन दैट केस द state should compensate that private person adequately. Compensation means it is the amount which is to be given to the person whose property is being acquired. Then the state should compensate that person adequately. But when this word compensation was replaced with the amount, in that case, amount which is to be ascertained by the state government or the Union of India, then that amount has to be given to the it has to be given to that person, irrespective of whether this amount is reasonable or not. So in that case, Article 31(c) give priority to directive principle state policy. इसमें क्या है कि जब किसी अ, जो आर्टिकल 31(c) इंजर्टेड दैट गिविंग प्रायोरिटी whenever a law is made to give the effect to the directive principle of state policy, especially Article 39(b) and 39(c). In that case, if it is violating the Articles 14, 19 and 21, in that case, just hold on. Let me save this once again. I'm sorry, just hold on. Okay. Case Panan Bharati, 852. I think this is already done. Article 39(c), Article 39, 25th Amendment. Yes, this is here. Just hold on. I need to check whether it is window capture. Just hold on. Okay. Okay. So the Article 39(b) says that the state should ensure that wealth and resources like land and minerals, industries, natural assets are not concentrated in a few hands, but shared fairly among all citizens. Land reforms, nationalization of banks, sealing of property or industry ownership, and redistribution of land to landless people who doesn't have any land are all policies inspired by this principle. 39(b) basically it is, this article is given in Constitution of India for to make the state a welfare state. Article 39(c) is about that power should not be concentrated within the few hands. So Article 31 and 31(c) was amended. जब सुप्रीम कोर्ट के पास सामने ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो फर्स्ट पार्ट है, रिप्लेसिंग कंपनसेशन विद अमाउंट वाज हेल्ड वैलिड बिकॉज स्टेट को इतनी पावर देनी चाहिए कि टू इंट्रोड्यूस एनी पॉलिसी विच इज फॉर द वेलफेयर स्टेट, this it should be it should be implementable. No law should give any hindrance to this implementation. Those first part of Article 31(c) giving
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज प्रायोरिटी और फंडामेंटल राइट वाज वैलिड। लेकिन जो सेकंड पार्ट था आर्टिकल 31C का, इसको स्ट्रक डाउन कर लिया गया था, क्योंकि इसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई आर्टिकल फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो उसको जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी प्रिवेंट, जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 31C को, इट वाज हेल्ड इनवैलिड। देन 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 आया। 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि जो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है 1969 एंड 1971, उनको डाल दिया कि इसमें 9 शेड्यूल में। और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि अगर किसी कोई बिल विच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड इट इज प्लेस्ड इनटू द 9 शेड्यूल, then this bill cannot be challenged on the ground that it is violating the constitutional provisions or fundamental rights। तो तो जो 9 शेड्यूल में जो दो एक्ट थे उनको डाल दिया, कौन से? केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1969 एंड 1971। जब 9 शेड्यूल में डाल दिया तो हुआ क्या, अब भाई कोई इसको चैलेंज कर नहीं सकता। अब क्या है कि जो केरला, स्टेट ऑफ केरला है, दे कैन एक्वायर द लैंड ऑफ एनीवन। यही पूरा केस का कॉर्नरस्टोन था ऑफ केशवन भारती। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यस, 29th अमेंडमेंट इज वैलिड, हाउएवर the laws which are placed in 9th schedule after 24th April 1973 means the date of judgment of the Kesavan Bharati would be subjected to judicial review if they violated the basic structure। अगर इस डेट को सुप्रीम कोर्ट नहीं मेंशन करती तो क्या होता है, इस जजमेंट के बाद जो पहले लॉज जो पास हुए हैं सभी का जुडिशियल रिव्यू जो है होने लगता है। फिर एक फ्लड आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो जस्ट टू प्रिवेंट दैट फ्लड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जितने भी लॉज विच आर प्लेस्ड इनटू 9 शेड्यूल आफ्टर 24th अप्रैल 1973, they would be subjected to the judicial review if they violate the basic structure। So the overall outcome of Keswan Bharati judgment is 24th Amendment unlimited power to amend the constitution. It was upheld, but limited by the basic structure. 25th directive principles of state policy override fundamental rights. So it was also partly upheld. First part valid. Second part struck down. Judicial review of fundamental right remains part of the basic structure। 29 जो 9 शेड्यूल के बारे में बात करता है, laws can be placed in 9 schedule but they are subjected to the judicial review if they violate the basic structure। अब during as the time progresses, but सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं वो अपने हर केस हर जजमेंट में बताया। सो आज की डेट में जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक स्ट्रक्चर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स नथिंग कैन बी ओवर द Constitution, rule of law, it cannot be taken away from anyone, judicial review, separation of power, federalism, State of West Bengal versus Union of India 1963, or just check करना है, secularism cannot be taken away, democracy cannot be snatched। So the overall judgment केशवन भारती का क्या था, reviewed all the above judgments, especially Golaknath and Sajjan Singh, they were overruled, allowing amendment to fundamental rights, introduced the basic structure doctrine, Parliament can amend any part of the constitution but not the basic structure। So this was all about the केशवानंद भारती केस। बहुत लंबी जजमेंट है, ऑलमोस्ट 1000 पेजेस की जजमेंट है। हर पेज को पढ़ना इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन पूरा जजमेंट का जो सार है, जो जिस्ट है, इट इज गिवन हेयर। यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वर्ड फाइल। Thank you so much for and for having for listening me patiently, thank you so much।